आज दिल्ली का वक्फ बोर्ड खुद कहता है कि देश की राजधानी में कुल 28 एकड़ जमीन उसके अधिकार क्षेत्र में आती है और दिल्ली में वक्फ बोर्ड की कुल 1047 संपत्तियां हैं। ये भी वो संपत्तियां हैं जिन पर कोई विवाद नहीं है। इनके अतिरिक्त 123 संपत्तियां ऐसी हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड अपना कहता है और ये कहता है कि आज इन संपत्तियों और जमीन की कीमत 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है और सरकार ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। आपको यकीन नहीं होगा कि दिल्ली में राष्ट्रपति भवन का जो परिसर है उसे वक्फ बोर्ड अपनी जमीन बताता है। राष्ट्रपति भवन की जमीन को वक्फ बोर्ड अपनी जमीन बताता है। इसी तरह जिस जमीन पर नए संसद भवन का निर्माण हुआ उस जमीन को भी वक्फ बोर्ड अपना बताता है। पूर्व लोकसभा सांसद बदरुद्दीन अजमल भी ये कह चुके हैं कि भारत का संसद भवन वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है। हम तो बस आपको समझा रहे हैं कि आखिर ये कैसी मानसिकता है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड ये भी दावा करता है कि दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसकी जमीन पर बना है और बहुत लंबी सूची है। दिल्ली में भारतीय वायुसेना की जमीन से लेकर लोधी रोड के सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स की जमीन तक वक्फ बोर्ड कई सरकारी संपत्तियों को अपना बताता है। और बड़ी बात यह है कि वक्फ बोर्ड के पास ऐसे साक्ष्य नहीं है, ना कागज ना दस्तावेज जिसे वो साबित तो करे इन दावों को, लेकिन इसके बावजूद वक्फ बोर्ड जिस सरकारी जमीन को चाहे वो अपना बता देता है और इसी वजह से अवैध कब्जे को लेकर इतना विवाद होता है। उदाहरण के लिए दावा है कि फैज़े इलाही मस्जिद के पास सरकारी जमीन पर जो अवैध बारात घर बनाया गया वो वक्फ बोर्ड से लीज पर लिया गया था और इस बारात घर का एक दिन का किराया 15,000 रुपए तक माना जाता है, जबकि हकीकत में यह बारात घर सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से बना है। आज सवाल यह है कि अगर सरकारी जमीन और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके उससे पैसा कमाया जाएगा तो ये कैसे स्वीकार्य है और कैसे इस अवैध कब्जे का कोई बचाव कर सकता है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक हमारे देश में जिस रफ्तार से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, घर, फैक्ट्रियां, कारखाने, दफ्तर नहीं बने, उससे कई गुना रफ्तार से धार्मिक स्थलों का निर्माण हुआ। साल 2001 के मुकाबले साल 2011 में धार्मिक स्थलों की संख्या में लगभग 25.6% की वृद्धि हुई थी, जबकि इसी दौरान फैक्ट्रियां, कारखानों और दफ्तरों की संख्या में सिर्फ 12.9% की वृद्धि हुई। अस्पताल और डिस्पेंसरी की संख्या में सिर्फ 13.1% की वृद्धि हुई और नए घरों की संख्या में सिर्फ 8.8% की वृद्धि हुई थी। इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि हमारे देश में नए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च का तेजी से निर्माण हो रहा है। इनमें भी बहुत सारे धार्मिक स्थल ऐसे हैं जो या तो सरकारी जमीन पर आरोपों के मुताबिक अवैध कब्जा करके बनाए गए हैं, जिनका निर्माण विवादित भूमि पर हुआ है। लेकिन यहां पर सवाल कुछ और है, क्योंकि देखिए ये जो फैज़े इलाही मस्जिद है वो तो जमीन उनको दी गई थी, आसपास के अतिक्रमण को अवैध माना गया, लेकिन जबरदस्ती वक्फ का नाम उसमें डाल देते हैं। अब इसी आधार पर अगर आप देखें तो उदाहरण के लिए उत्तराखंड की सरकार के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में वहां वन विभाग की जमीन पर 300 से ज्यादा अवैध मस्जिदें, मदरसे, मंदिरों का निर्माण हुआ और जब सरकार ने इनके खिलाफ कार्रवाई की तो बीच में धर्म की एक विशाल दीवार खड़ी हो गई। हलाल टाइम्स के मुताबिक आज पूरी दुनिया में इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में हैं। इंडोनेशिया में 8 लाख मस्जिदें हैं, भारत में 4 लाख। बांग्लादेश में भी कम है हमसे, 3.5 लाख मस्जिदें। सऊदी अरब में और कम, 3 लाख मस्जिदें। पाकिस्तान में और कम, 1,10,000 मस्जिदें। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहां मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारे होना कोई विवाद का विषय नहीं। लेकिन जब इन धार्मिक स्थलों का निर्माण सरकारी जमीन पर होता है तो इन्हें हटाने या उनके खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाता है। इनमें भी मस्जिदों के मामलों में यह विवाद दूसरा रूप ले लेता है। जब अवैध मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो इसे न सिर्फ मुस्लिम विरोधी बताया जाता है बल्कि इसे अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी से भी जोड़ दिया जाता है। इससे भी बड़ी समस्या यह है कि हमारे देश में मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसों की जमीन पर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर देता है और ऐसा कई बार हुआ है जब मस्जिद के आसपास की सरकारी जमीन को वक्फ बोर्ड अपना बता लेती है और उस पर कब्जा कर लेती है। आप उत्तराखंड के हल्द्वानी का मामला याद कीजिए, जहां बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन थी, उस पर अवैध कब्जा है
और रेलवे का कहना है कि यहां उसकी कुल 78 एकड़ जमीन है और बाजार के हिसाब से इस जमीन की कुल कीमत लगभग 700 करोड़ रुपए है। लेकिन क्योंकि इस इलाके में अब 4,500 परिवार रहते हैं और यहाँ 4 सरकारी स्कूल, 11 निजी स्कूल, 2 बैंक, पानी के 2 सरकारी टैंक, 10 से ज्यादा मस्जिद और 2 मंदिर है, इसलिए जमीन से अवैध कब्जा हटाना मुश्किल हो गया है। और यहां बात सिर्फ हल्द्वानी की नहीं है, हकीकत तो यह है कि हमारे देश में एक तरफ तो अतिक्रमण होता है, होने दिया जाता है, और हमारे देश में फिर अतिक्रमण या अवैध कब्जा एक राष्ट्रीय समस्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके खिलाफ कार्रवाई भी बाद में मुश्किल है। स्थिति यह है कि बहुत सारे लोगों ने इस मामले में सेना की जमीन को भी नहीं बख्शा है। इसी देश में भारतीय सेना की 10,354 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा है, आर्मी की जमीन पर। इसी देश में रेलवे की भी 2600 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है, और जंगलों की बात तो मत ही कीजिए। जंगलों को बचाने के लिए शोर तो बहुत होता है, लेकिन इसी देश में कई लोगों ने वन विभाग की 18,55,000 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है, और यह जमीन दिल्ली जैसे 5 शहरों के बराबर है, 5 शहरों के बराबर, दिल्ली जैसे। इसके अलावा फुटपाथ और सड़कों की हालत और खराब है। अकेले दिल्ली शहर में 40% फुटपाथ ऐसे हैं जिन पर अलग अलग लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। इनमें भी जो अतिक्रमण सबसे ज्यादा खतरनाक है वो धर्म के नाम पर किया जाता है, क्योंकि ऐसे मामलों में अतिक्रमण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना आसान नहीं होता। बहुत सारे लोग नियम कानून को मानते तक नहीं। पूरी तरीके से दिल्ली वक्फ बोर्ड इसमें मुलविस है, कॉम्प्लिसिट है, और उनकी ये नादानी नाहिली नहीं है, बल्कि डेलिबरेट ये लोग आंख बंद कर लिए। मस्जिदें तोड़ेंगे, कितनी मस्जिदें तोड़ोगे भाई? अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे, यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो, आप इससे नफरत फैला करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हो, क्योंकि आपके पास, आप में इतना दम तो है नहीं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है उनको जवाब दे दो। इस मस्जिद के बराबर में ही थोड़ा सा आगे चल के रामलीला मैदान में ही मंदिर भी है, वहां भी इंक्रोचमेंट है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। बहुत सारी जगहों पर ये इंक्रोचमेंट आपको मिल जाएंगे। यहाँ क्यों कार्रवाई हुई? क्योंकि ये मस्जिद थी। गवर्नमेंट के अधिकारी वो बातचीत न करके सीधे ताकत के जोर पर कुचलना चाहते हैं, मगर ये तमाम चीजें इंसाफ पर मबनी नहीं हैं, और इस तरह के कार्रवाइयों से आवाम का भरोसा सरकार से उठ जाता है। दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में दुख जताते हुए ये कहा था कि आज भारत के ज्यादातर बड़े शहर किसी झुग्गी बस्ती में तब्दील हो गए, और ये कहानी आज से नहीं बल्कि 75 वर्षों से चली आ रही है। इस अवैध कब्जे को अब रोकने की जरूरत है। उस समय अदालत ने यह भी कहा था कि हमारे देश में रेलवे की जिस जमीन पर अतिक्रमण है उसे तुरंत प्रभाव से खाली कराने की कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। सरकारों को ऐसे अफसरों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने इन जमीनों पर अवैध कब्जे होने दिए। लेकिन सोचिए, ये सब होता कहां है? आज अगर दिल्ली में मस्जिद के नाम पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हुआ तो इसके लिए दिल्ली सरकार भी दोषी है, दिल्ली नगर निगम भी दोषी है, डीडीए भी दोषी है, लोक निर्माण विभाग भी दोषी है, लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस भी दोषी है, और इसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी जिम्मेदार है। अगर ये सारे सरकारी विभाग और इनके जिम्मेदारी अधिकारी अपना काम ईमानदारी से करते तो ना तो इस सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा होता और ना ही बाकी जमीनों पर अतिक्रमण किया जाता। लेकिन हमारे देश में रिश्वत लेकर ऐसे अतिक्रमण को नजरअंदाज किया जाता है, और जब बाद में इन्हें हटाने की कोशिश होती है तो इसके खिलाफ सालों साल अदालतों में कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। आप खुद सोचिए, और जब कोर्ट की तरफ से भी कहा जाए तो इस तरह की पत्थरबाजी हो जाती है। आप खुद सोचिए, आज जब रेलवे या कोई सरकार किसी सरकारी जमीन को खाली कराने जाती है तो उसे इसके लिए सुरक्षा बल के सैनिकों की मदद लेनी पड़ती है, जिससे ये पता चलता है कि हमारे देश में सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराना कितनी बड़ी चुनौती है। आज भी हमारे देश में जब कोई व्यक्ति कहीं जमीन खरीदता है तो वो सबसे पहले उस जमीन के चारों तरफ दीवार खड़ी करवाता है ताकि उस जमीन पर कोई कब्जा ना कर ले। यानी ये जो अवैध कब्जे वाली बीमारी है ये भारत में बहुत गंभीर है, और ये कागज नहीं दिखाएंगे वाले सिंड्रोम से तो निकलना ही पड़ेगा। और इनमें धर्म के नाम पर होने वाला अतिक्रमण भारत को अंदर से खोखला कर रहा है। यहां इस खबर का एक और पहलू है, जिस देश में दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी रहती है, जहां हर 1 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 484 लोग रहते हैं,
वहां सरकारी जमीनों का अतिक्रमण होना खतरनाक है। इससे भी खतरनाक यह है कि इनमें से कई अवैध कब्जों का बचाव करने के लिए धर्म का कार्ड खेला जाता है। धर्म के नाम पर इन अवैध कब्जों को सही ठहराने की कोशिश या फिर कह लीजिए हिमाकत की जाती है। पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी जिससे यह बताया गया था कि अगर आप सालाना 11 लाख रुपया कमाते हैं तो और हर साल 30% पैसे की बचत करते हैं, तब भी आपको मुंबई में अपना खुद का घर लेने में 109 साल लग जाएंगे। 109 years। गुरुग्राम में घर लेने में 64 साल लग जाएंगे। भुवनेश्वर में 50 से 60 साल लग जाएंगे। बेंगलुरु में 36 साल लगेंगे। दिल्ली में 35 साल लग जाएंगे। आज इस देश में दो तरह के लोग हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो होम लोन और बिजनेस लोन लेकर अपना खुद का दुकान खरीदते हैं और हर महीने पूरी ईमानदारी से उसकी EMI बैंक को चुकाते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सरकारी जमीन पर अपना अवैध कब्जा करके अपना घर, फैक्ट्री, दुकानें बना लेते हैं। और जब हमारी सरकारें इस अवैध कब्जे को हटाने की कोशिश करती हैं तो ऐसे मामले या तो सालों साल अदालतों में लंबित पड़े रहते हैं या फिर इन मामलों को धर्म के नाम पर डिस्काउंट ले दिया जाता है। और ये सिर्फ भारत में ही होता है। जिस पाकिस्तान में 96% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, उस पाकिस्तान में भी सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद का निर्माण नहीं किया जा सकता। पिछले साल जब इस्लामाबाद में यह साबित हुआ था कि मदनी मस्जिद का निर्माण सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके हुआ था, तो पाकिस्तान में इस मस्जिद को बुलडोजर से ढा दिया गया। वहां किसी ने इसे मुस्लिम विरोधी नहीं बताया था, जबकि इस अवैध मस्जिद को बनाने वाला भी मुसलमान था और इसे गिराने वाले सरकार के मुखिया भी मुसलमान थे। और जो लोग वहां पर पहुंचे होंगे, पुलिस वालों से लेकर बुलडोजर चलाने वाले, वो भी मुसलमान थे। इसी तरह इजिप्ट में 90% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, लेकिन वहां भी साल 2020 में 10 से ज्यादा मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया गया, क्योंकि ये सारी मस्जिदें सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाई गई थी। और जिस सऊदी अरब के मक्का में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, उस सऊदी अरब में भी ऐसी कई मस्जिदों पर कार्रवाई की गई जो सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करके बनाई गई थी। लेकिन धर्मनिरपेक्ष भारत में जब अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई होती है, मस्जिद के आसपास के अवैध ढांचों पर बुलडोजर चलाया जाता है, तो तुरंत हाथों में पत्थर आ जाते हैं, लोग सड़कों पर निकल जाते हैं। इसे मुस्लिम विरोधी घोषित कर दिया जाता है। और इसका कारण यह है कि हमारे देश में धार्मिक तुष्टीकरण की चिंता ज्यादा की जाती है। ऐसे मामलों में यह समझा जाता है कि अगर एक धर्म, एक समुदाय का समर्थन मिल गया तो एक मुश्त वोट तो अपनी झोली में रहेगा और यही वोट चुनाव में सरकार बनाने के काम आते हैं। आज हम यही कहना चाहते हैं कि इस राजनीति को बंद करना होगा। यह समझना होगा कि अतिक्रमण लोगों का अधिकार नहीं बन सकता। अतिक्रमण को धर्म का संरक्षण देना भारत की धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा अपमान है। वैसे दिल्ली की इस घटना में अमन कमेटी की भी कुल 7 बैठकें हुई थी, जिनमें स्थानीय इलाके के SHO, DCP, JCP, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस भी शामिल हुए। लेकिन इन बैठकों के बाद भी मस्जिद को लेकर झूठी खबरें फैलाई गई, गुमराह किया गया लोगों को। अमन कमेटी उन लोगों को के समूह को कहते हैं जिसमें समाज के हर वर्ग, हर धर्म, हर तबके के लोग शामिल किया जाता है। और संवेदनशील मामलों में कोई भी कार्रवाई करने से पहले पुलिस उनके साथ बैठकें करती है, सहमति ली जाती है और उनसे चर्चा की जाती है। इस मामले में भी अमन कमेटी की कुल 7 बैठकें हुई, लेकिन इसके बावजूद पुलिस पर हमला हुआ। झूठ फैलाया गया कि पुलिस ने फैज़-ए-इलाही मस्जिद पर बुलडोजर चलाया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं।